मूवी की शुरुआत में हमें हैना और उसका हस्बैंड दिखाया जाता है, जो कि हैना के हस्बैंड के डैड से मिलने जा रही थी, क्योंकि उसके डैड ने अपने सारे बच्चों को बुलाया होता है। दोनों वहाँ जाने के लिए काफी खुश थे। यहाँ हैना का हस्बैंड उसे बताता है कि मेरे डैड का 75th बर्थडे है, 75वें साल की तरह, इसलिए उन्होंने सबको वहाँ बुलाया है और उनसे मिलकर हमें काफी अच्छा लगेगा। गार्डन में आके वो सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या है जो डैड ने सबको इकट्ठा बुलाया है। सबका ये मानना था कि उन्होंने अपनी बर्थडे की वजह से बुलाया होगा, लेकिन उनके डैड का गार्ड कहता है कि आप लोगों के डैड को कुछ जरूरी बात करनी है आप लोगों से। हैना का हस्बैंड उन सबको अंदर लेकर जाता है और कहता है कि वो ऊपर वाले कमरे में चले, क्योंकि डैड वहीं मिलेंगे। वो सब ऊपर वाले कमरे में जाकर अपने डैड से मिलते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि मैंने पूरा सिक्योरिटी सिस्टम लगवा दिया है ताकि घर के अंदर कोई ना आ सके। बच्चों को ये सुनकर हैरानी होती है। वो पूछते हैं आखिर ऐसा क्यों। उनके डैड कहते हैं कि आज रात को कोई आने वाला है जो मुझे मार देगा और उन पांचों को मेरी हिफाजत करनी हो ताकि वो मुझे मार ना सके। ये सुनकर सब बच्चे हैरान हो गए और सोचते हैं कि आखिर कौन आएगा। डैड उनसे कहता है कि मैं इस बारे में तुम्हें नहीं बता सकता। बच्चे कहते हैं कि मजाक करना बंद करें और सच बताएं कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो कहते हैं कि मजाक नहीं, बल्कि तुम इसे बिल्कुल सीरियस लो, क्योंकि अगर मैं आज रात मरता हूँ तो ये चीज तो तय हो चुकी है कि मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी किसी चैरिटी की हो जाएगी, ना कि मेरे बच्चों की। लेकिन अगर मैं जिंदा रहा तो अपनी प्रॉपर्टी को तुम सब में बांट दूंगा। तुम्हें बस आज रात मुझे महफूज रखने के लिए कुछ भी करना। वो अपने गार्ड को हुक्म देते हैं कि अब तुम जा सकते हो, और जब गार्ड वहाँ से गया तो सारे खिड़की दरवाजों को अच्छे से लॉक कर देता है ताकि कोई भी वहाँ से ना अंदर आ सके और ना ही कोई बाहर जा सके। और वो सब नीचे जाकर बात करने लगती है कि आखिर डैड को ऐसा क्या हो गया है कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो उन सबको लगता है कि शायद डैड हमें आजमाना चाहते हैं। उन्हें नहीं लगता कि यहाँ कोई भी आएगा उन्हें मारने के लिए, क्योंकि सारे खिड़की दरवाजे तो पहले ही लॉक्ड है। तभी हैना उनसे कहती है क्या पता डैड सच बोल रही हो, अगर ऐसा है तो उन्हें उनकी जान बचानी होगी। वो सब इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। कैमी सबसे पहले शराब वाले रूम में गई, जहाँ पर ढेर सारी शराब की बोतलें रखी हुई थी, और जब वो शराब ले रही थी तो अचानक उसी कमरे में से कुछ आवाज आती है, जो सुनकर वो काफी डर गई। और जब आवाज के पीछे जाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी उसे किसी की परछाई नजर आती है जो उसका पीछा करने लगती है, और जब वो उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो दरवाजा लॉक होता है। लेकिन तभी उसका भाई वहाँ आकर दरवाजा खोल देता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम अंदर क्या कर रही थी। कैमी बताती है कि उसे नीचे किसी के होने का एहसास हुआ है, लेकिन उसका भाई कहता है कि नीचे कोई भी नहीं होगा। हैना का हस्बैंड उसे लेकर अपने डैड के पास आया। तब उसके डैड कहते हैं कि मुझे खुशी है कि हैना यहाँ आई है, लेकिन मैं उसे अभी अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं मानता, इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था कि हैना को यहाँ ना लाओ। तो वो कहता है कि हम दोनों ने शादी की है तो हैना भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। कैमी का भाई जब पोल खेल रहा था तो अचानक से उसका ग्लास गिर जाता है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। जब वो पीछे मुड़ा तो देखता है कि उसके पोल की सारी बाल्स इकट्ठी हो गई है। ये देखकर वो फिर से हैरान रह गया और सोचता है कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तभी उसकी दूसरी बहन आ जाती है और वो दोनों बातें करने लगी। इधर कैमी काफी बोर हो रही थी तो वो स्विमिंग पूल में चली जाती है नहाने के लिए, लेकिन जब वो कैमरा ऑन करती है तो उसे अपने पीछे कोई खड़ा हुआ नजर आता है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। वो आवाज लगाती है कि जो भी है वो बाहर आ जाए, लेकिन जब वो चेक करने गई तो कोई भी नजर नहीं आता। फिर कैमी स्विमिंग पूल के अंदर चली जाती है। तभी अचानक कोई आत्मा उसे पकड़ लेती है और उसका माथा काट देती है, जिससे उसका खून निकलने लगा। आत्मा उसे स्विमिंग पूल में फेंक देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कैमी के बहन भाई आपस में बात कर रहे थे कि आखिर उनके बाप ने ऐसा क्यों किया और उनकी क्या प्लानिंग है। लेकिन तभी वहाँ हैना का हस्बैंड आ जाता है, जो सुन लेता है कि वो उसकी बीवी के बारे में बुराई कर रहे थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि कैमी यहाँ नहीं है, और जब वो नीचे गई तो उन्हें कैमी की लाश मिलती है, जो देखकर वो हैरान तो हो जाते हैं और सोचती लगती है कि आखिर किसका काम होगा। कैमी का भाई कहता है कि वो तो हमारी बहन है तो हम तो उसे नहीं मार सकते, लेकिन हमारे बीच एक ऐसी लड़की है जो हमारी फैमिली की नहीं है। ये सुनकर हैना का हस्बैंड यानी उनका भाई कहता है कि मैं अपनी वाइफ पर ऐसे इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो हर वक्त मेरे साथ ही थी और वो कैमी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। उन दोनों का मानना था कि अगर घर के सारे दरवाजे बंद है तो यहाँ कोई भी नहीं आ सकता उसे मारने के लिए, इसीलिए हमारा शक हैना पर था कि हैना ने ही उसे मारा होगा। जब उनके डैड को ये बात पता चलती है कि उसकी छोटी बेटी मारी गई है तो वो नीचे आके अपने बेटे की लाश के सामने रोने लगते हैं और कहते हैं कि उसकी मौत बहुत ही बुरी हुई है। सब पूछते हैं कि आखिर इसको मारने वाला कौन है। डैड उन्हें बताते हैं कि दरअसल उनके घर में एक आत्मा मौजूद है जिसने कैमी को मारकर हमसे छीन लिया। मैंने उसे कुछ बिजनेस डील की है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। ये सुनकर वो हैरान हो गई, कहते हैं कि पूरी बात बताएं, लेकिन डैड उन्हें पूरी बात नहीं बताते और कहते हैं कि मेरी एक बेटी तो मर गई है, लेकिन अब मैं हैना को भी अपना वारिस मानूंगा, जिस वजह से मैं उसे अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर कैमी की दोनों बहन भाई काफी हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि डैड आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। डैड बताते हैं कि मेरी बेटे की मौत के बाद किसी को तो प्रॉपर्टी मिलनी ही है ना, इसलिए अगर तुम्हें और अमीर होना है तो मुझे जिंदा रखना होगा। कैमी का बड़ा भाई अपने डैड की ऑफिस से गन ले लेता है अपनी हिफाजत के लिए और कहता है कि जिस किसी ने भी मेरी बहन को मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोनों बहन भाई फिर से हैना को इल्जाम देते हैं, कहती है कि उसने ही कैमी को मारा है, लेकिन हैना कहती है कि कैमी के साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे थे
और मैं उसे मारने का सोच भी नहीं सकती। फिर हैना और उसका हस्बैंड नीचे गई जहाँ उन्हें कैमी की लाश नहीं मिलती। ये देखकर वो हैरान हो गई, सोचते हैं कि आखिर उसकी लाश कहाँ गायब हो गई। वो समझ जाते हैं कि यहाँ जरूर कोई है जो उन्हें जान से मार डालेगा, इसलिए वो फैसला करती है कि हम दोनों यहाँ से भाग निकलेंगे। वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। तो वो उसके हस्बैंड हैना से कहता है कि हम नीचे के रास्ते से निकल सकते हैं। तो वो नीचे जाने लगी ताकि वहाँ से बाहर निकल सके। कैमी की बहन उसकी पेंटिंग की तरफ देखती है जो उसे घूर रही थी और ये देखकर वो हैरान होने के साथ साथ डर भी जाती है। लेकिन तभी उसका भाई वहाँ आ गया और उसे शांत करके कहता है कि मैं डैड को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मुझे लगता है कि हैना और हमारा भाई मिलकर ये सब साजिश कर रहे हैं ताकि वो अमीर हो सके और डैड की प्रॉपर्टी की वारिस बन सके, लेकिन हम दोनों ऐसा होने नहीं देंगे। हैना और उसके हस्बैंड नीचे थे, वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हर जगह लॉक्ड है। तभी हैना का हस्बैंड एक लॉक खोलता है और कहता है कि इसमें थोड़ी सी जगह है निकलने की, जिसमें से हैना निकलने लगी ताकि बाहर जाकर मदद ला सके, लेकिन वो निकलने की बजाय वहाँ अटक जाती है। उसे दूसरी तरफ बाहर कुछ नजर आता है जो देखकर वो डर जाती है। अपने हस्बैंड से कहती है कि मैंने किसी को देखा है। वो हैना को छुड़वाता है और उसे देखकर भागने लगता है। जब वो दरवाजा बंद कर रही थी तो अपने सामने एक डीमन को देखते हैं। उसे देख वो हैरान होते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। इससे पहले वो उनके पास आता वो दोनों भागकर लॉकर में चले जाते हैं, लेकिन तभी कैमी की बहन भाई उस लॉकर का दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि वो बाहर ही ना आ सके। ये देखकर वो परेशान हो गई। हैना का हस्बैंड उससे कहता है कि अगर यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होगा तो हम मर जाएंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, इसलिए हमें किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकलना होगा। वो दोनों कोशिश करने लगते हैं वहाँ से बाहर निकलने की, लेकिन वो नाकाम रहे। कैमी की बहन भाई जब आगे बढ़ी तो उन्हें किसी की आवाज आई। कैमी की बहन जब देखने आगे बढ़ी तो कोई ताकत उसे हवा में उड़ाने लगती है और देखती ही देखती वो ताकत उसे अपने साथ रूम में ले गई। फिर जब उसे होश आता है तो वो खुद को रूम में पाकर हैरान रह जाती है। उसे वहाँ पर उस डीमन के पैरों के निशान भी नजर आ रहे थे। तभी वो कैमी की पेंटिंग की तरफ देखती है जिसकी माथे से खून निकल रहा था। अचानक कैमी उस पेंटिंग से बाहर आ जाती है जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और कैमी उस पर उल्टी कर देती है। तभी कैमी का भाई वहाँ आकर उस पर गन तान देता है और कहता है कि वो मेरी बहन से दूर रहे वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, लेकिन वो नहीं रुकती तो वो उसे शूट कर देता है। और कैमी जब वहाँ से गायब हुई तो वो देखता है कि गलती से उसने अपनी दूसरी बहन को ही शूट कर दिया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। यानी उसने गलती से अपनी बहन को ही मार दिया। ये जानकर उसे बहुत ही दुख होता है और वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। पर वो समझ गया था कि ये हैना का किया धरा नहीं है, बल्कि यहाँ पर कोई डीमन है जो ये सब कर रहा है। ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा जिसकी वजह से वो दोनों मरने वाले थे। तभी उनका भाई आकर दरवाजा खोलकर उन्हें बाहर निकाल देता है और उनकी जान बच जाती है। वो उनसे कहता है कि मैंने जो देखा उस पर तुम लोग यकीन नहीं करोगे, मैंने डीमन देखा है। दोनों से बताते हैं कि हम दोनों ने भी डीमन को देखा है और अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो यहाँ से निकलना होगा। कहता है कि तुम दोनों यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो, तब तक मैं डीमन का ध्यान भटकाने की कोशिश करूंगा। जब वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने के लिए जा रही थी तो डीमन उन पर हमला कर देता है, लेकिन वो एक रूम में जाकर खुद को लॉक कर देते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि बुक शेल्फ के पीछे कोई खुफिया रूम है और जब वो उस रूम को खोलते हैं तो उसके अंदर उन्हें कई सारी डीमन से जुड़ी चीजें मिलती है। ये देखकर वो हैरान हो गई और सोचते हैं कि आखिर उनकी डैड ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से वो डीमन यहाँ पर आ गया। उन्हें वहाँ पर एक डिमोनिक साइन मिलता है जिसके अंदर खून था। कैमी का भाई जब डीमन को ढूंढ रहा था तो अचानक से उसके सामने वो डीमन कैमी बनकर आ जाता है, जिससे वो घबरा जाता है और बैलेंस खराब होने की वजह से सीधा नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी हड्डी टूट गई, लेकिन उसकी गन भी उससे दूर पड़ी हुई थी। तभी वो डीमन फिर से उसकी दूसरी बहन का रूप लेकर उसके सामने आ जाता है और वो उसे गरी से लगाकर उसका सारा खून पी जाता है, जिससे उसका जिस्म तबाह हो गया और बुरी तरह उसकी भी मौत हो जाती है। दोनों जब उसके चिल्लाने की आवाज सुनते हैं तो वहाँ पहुंचकर देखते हैं कि वो भी वहाँ से गायब हो चुका है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि इसका मतलब वो भी मारा गया। फिर वो दोनों फौरन वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी वो अपने डैड के रूम में चले गए। उनसे पूछते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा किया है जिसकी वजह से उसके सारे बहन भाई मारे गए। वो उन्हें बताते हैं कि इस घर में एक डीमन है जिसके साथ मैंने किसी खास मकसद के लिए एक डील की है। दरअसल मैं अपने सारे बच्चों को उसके सामने कुर्बान कर दूंगा ताकि मैं इमोर्टल अमर बन सकूं, कुछ टाइम और जी सकूं, क्योंकि अमर बनने के बाद मैं लंबे टाइम तक जिंदा रह सकता हूँ। मैं मरना बिल्कुल नहीं चाहता। मैं 75 साल का हो गया हूँ और मुझे मरना मंजूर नहीं। और जिंदा रहने के लिए मैंने अपनी सारी ब्लड लाइन यानी अपने बच्चों का, अपनी नस्ल का सेक्रीफाइस दे दिया, यानी उनकी कुर्बानी। मतलब उसने अपने बच्चों की आत्मा को डीमन को बेच दिया था। तभी वो डीमन एक एक करके उसके सारे बच्चों को मार रहा था। ये बात कहने के बाद वो एक बंदूक उठाता है और अपने बेटे हैना के हस्बैंड को भी शूट कर देते हैं, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर हैना बहुत ज्यादा घबरा जाती है, पूरी तरह टूट जाती है। तब उनका डैड हैना को भी मारने जाता है। वो उसे कहता है कि असल में देखा जाए तो तुम मेरी फैमिली की नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हें मारना ही पड़ेगा। और वो उसे शूट कर देता है। गोली हैना के हाथ में लगी, जिसकी वजह से वो थोड़ी जख्मी हो जाती है। हैना फौरन वहाँ से भाग गई और घर में छुप जाती है अपनी जान बचाने के लिए। जब उनका डैड हैना को ढूंढ रहा था तो वो ये राज उनके सामने लाता है कि असल में मैं नाटक कर रहा था कि मैं तुम्हें भी अपनी फैमिली का हिस्सा मानता हूँ, मैं तुम्हें कभी अपनी फैमिली नहीं बना सकता। और मैंने अपने बेटे को बोला भी था कि वो लड़की
यानी कि तुम उसके लायक नहीं है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और तुमसे शादी कर ली, जिससे मुझे बहुत ही बुरा लगा। तभी हैना को वहाँ पर बंदूक मिल जाती है, जिसे उठाकर वो उसके डैड को शूट कर देती है और तभी एक फर्नीचर उसके ऊपर गिर गया, जिसके नीचे वो अटक जाता है। हैना उसे बताती है कि असल में तुम्हारा बेटा और मैं तुम्हारे लिए एक बर्थडे गिफ्ट लेकर आए थे, लेकिन हम दोनों ने वो गिफ्ट अभी तक तुम्हें दिखाया नहीं, और अब जब तुम मरने वाली हो तो मैं तुम्हें वो गिफ्ट दिखाना चाहती हूँ। वो फौरन उसे गिफ्ट दिखाती है, जिसके अंदर एक अल्ट्रासाउंड की तस्वीर थी। वो बताती है कि असल में मैं माँ बनने वाली हूँ, जो बच्चा आपकी बेटी का है यानी आपका पोता, तो ये आपका ब्लड लाइन है, मतलब कि तुम अपनी फैमिली के आखिरी मेंबर नहीं हो, बल्कि ये बच्चा है। तो तुम्हारी ब्लड लाइन में तुम्हें जिंदा रहने का हक नहीं है, बल्कि मेरे पेट में पल रहे बच्चे को है, जो कि तुम्हारी प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा। मतलब कि असूल के हिसाब से उसके पेट में जो बच्चा है वो इमोर्टल होगा, क्योंकि उनका बाप तो मरने वाला है। भी सुनकर वो हैरान और परेशान हो जाते हैं, पर डीमन भी ये सब सुन रहा था। वो डीमन फौरन उसके पास आता है और उसे काट कर खा जाते हैं, जिससे बूढ़े आदमी की भी वही मौत हो जाती है। उसके बाद है ना वहाँ से बाहर निकलती है और अपने हस्बैंड की तस्वीर देखकर उसे याद करने लगी, जिस बात पे होकर रोने लगती है कि हम साथ में कितनी खुश हुआ करती थी। कुछ देर बाद सुबह हो गई। बूढ़े आदमी का सिक्योरिटी गार्ड बाहर घर में उसका इंतजार कर रहा था। जब दरवाजा खुला तो वो दिखता है कि दरवाजे से बाहर उनका बाप नहीं आया, बल्कि उनकी बहू निकली है, जिसके पेट में उसका आखिरी ब्लड लाइन है। इसका मतलब कि अब सारी प्रॉपर्टी की मालिक और कोई नहीं बल्कि हैना है। सारी जायदाद की मालकिन बनने के बाद वो गाड़ी में बैठ कर यहाँ से निकल जाती है। इस बात की उसे खुशी तो थी, लेकिन अपने हस्बैंड को खोकर वो बहुत दुखी थी, जिसके साथ ही ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।